ये जरा देखो तो लास्ट लेक्चर में अपन ने ना सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर देखा था। लास्ट हेडिंग वही था ना। नोट्स निकालो अपना नोट्स। तो उसमें क्या फॉर्मूला आया था सीरीज और पैरेलल में? सीरीज में तो टेक्स्ट बुक के पीछे अनसॉल्व प्रॉब्लम में से, टेक्स्ट बुक मतलब चैप्टर के पीछे अनसॉल्व प्रॉब्लम में पहला क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट दिया था, किया कितना आया? थोड़ा सा टेक्स्ट बुक दिखाओ। पेज नंबर 220। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 किया था आपने, सॉल्व, उसका आंसर आया, दोनों पार्ट किया, कितना कितना आया? तो ये सब कुछ मतलब पहले आपने निकाला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फिर एक एक रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज। तो कोई है जिसने ये नहीं किया? नहीं कर पाए कि मतलब क्या अटेम्प्ट नहीं किया कि हुआ नहीं? अरे ऐसा मत करो, होमवर्क किया करो। अभी कैसा बाकी लोग कर लिए, आपने अटेम्प्ट भी नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 6 हुआ क्या? तो क्वेश्चन नंबर 6 करो जिनका हो गया है 5th। 6th जो है वो पैरेलल है। 10, 20, 30। ये देखो 5th वाला जिसका नहीं हुआ उसमें क्या है? पहले रजिस्टर कितना था? 10, 20, 30। और वोल्ट कितना है? 12 ही है ना? हाँ। अभी देखो जरा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब ये R1 है, ये है R2, ये है R3। तो जो ये लोग सब सीरीज में लगे, लाइन में लगे है ना, तो ये सीरीज होता है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब इन सबका मिला के जो रेजिस्टेंस आएगा उसके लिए फॉर्मूला क्या है? सबको प्लस कर देने का ना, कितना होगा प्लस करके? 60। तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है आपका, है ना?
इसके बाद क्या पूछा है कि एक एक के अक्रॉस कितना वोल्टेज आएगा, मतलब इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज रहेगा, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज रहेगा, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज रहेगा। इसको बोल देता हूँ V1, इसको बोल देता हूँ V2, इसको बोल देता हूँ V3। V1 V2 V3 निकालना है। अभी V का फॉर्मूला क्या होता है, IR होता है ना, बरोबर। तो ये R तो यहाँ पे है लेकिन मेरे पास I नहीं है, तो ये पूरे सर्किट का क्या I है वो निकालना पड़ेगा। और ये जब सीरीज में लगाते हैं ना तो करंट सबके थ्रू सेम जाता है। लिखा था ना अपन ने, सीरीज में लगाओगे तो करंट सेम होएगा, वोल्टेज बढ़ जाएगा। पैरेलल में लगाओगे तो वोल्टेज सेम रहेगा, करंट बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि अपने को ये I निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकलेगा, I इज इक्वल टू V अपॉन RS। तो V कितना है 12 और ये RS कितना है 60। तो कितना हो जाएगा ये जरा बोलो तो, 0.2 एम्पियर। तो ये वो करंट है जो पूरे सर्किट में जा रहा है। तो अभी पहले वाले के लिए, मतलब ये V1 के लिए, V1 के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा बोलो तो, क्या आएगा फिर, कैसे, एक बार डिवाइड करके देख लो ना अपने बुक में। हाँ तब तक यहाँ देखो, ये तो किया ना आपने, होमवर्क नहीं किया था क्या, ये होमवर्क नहीं किए थे क्या। अच्छा, तो 0.2 आएगा, देखो ना 6 2 जो होता है 12 और ये 10 ऐसा, ठीक है। यहाँ देखो ये V1 पहले वाले के लिए, V1 क्या फॉर्मूला लगाऊं, IR1 होता है ना, तो I और R1, V1 के लिए IR1, I कितना है अपना 0.2, R1 कितना है, कितना हो जाएगा ये 2 एम्पियर। V2, V2 के लिए क्या आएगा, करो जरा V2 और V3 के लिए कर देना तो। हुआ ना, ये वाला क्या आया इसका, वोल्ट में। हाँ क्या पूछा है, वोल्टेज पूछा है, मतलब पोटेंशियल पूछा है, वोल्ट पूछा है तो वोल्ट में ही रहेगा। करंट पूछा होता तो एम्पियर में होता, रेजिस्टेंस पूछा रहेगा तो ओम्स में होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 कैसा दिया है उसने डायग्राम, मतलब पैरेलल में है ना, ये एक रेजिस्टर है और ये दूसरा, ये दोनों पैरेलल में है और ये इनको बैटरी कनेक्टेड है। बैटरी कितना है 9 वोल्ट, 9 वोल्ट की बैटरी है और ये रेजिस्टेंस कितना है R1 1 ओम, किलो ओम है क्या, और R2 कितना है 2 किलो ओम। और यहाँ से जो करंट आ रहा है वो I होगा, और यहाँ पे आके I1 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, क्योंकि अपने को पता था पैरेलल में क्या होता है, करंट जो है दोनों में बढ़ जाए, मतलब जितने भी मेंबर होते हैं करंट सब में बढ़ जाता है और वोल्टेज सेम रहता है, मालूम ना। सीरीज में क्या बढ़ जाता है, सीरीज में वोल्टेज मेंबर्स के बीच में बढ़, देखो ना यहाँ पे 12 वोल्ट लगाया था, इसको अलग मिला, इसको अलग मिला, सबको अलग अलग वोल्टेज मिला ना। कोई बात नहीं, आराम से देख लो, यहाँ पे देखो सीरीज है, 12 वोल्ट लगाया था, सबको अलग अलग वोल्ट मिला ना। तो सीरीज में करंट सेम था, वोल्टेज सारे मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यहाँ देखो, यहाँ पे वोल्टेज सेम रहेगा, करंट सारे मेंबर को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दोनों में अलग, एक दो बार पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा, ठीक। ऐसा आप याद कर सकते हो कि सीरीज में करंट सेम है, वोल्टेज बढ़ गया, यहाँ पे वोल्टेज सेम है और करंट बढ़ गया, ऐसा सिंपल बोल के याद कर सकते हैं। तो क्या है कि यहाँ पे 9 वोल्ट लगाया है ना, तो इसके यहाँ पे भी 9 वोल्ट आ जाएगा और इसके यहाँ भी 9 वोल्ट आ जाएगा। तो वोल्टेज का तो यहाँ पे सीन ही नहीं है, पैरेलल में वोल्टेज सबको सेम मिलता है, लेकिन करंट सबका अलग अलग हो जाता है। तो करंट अपने को फाइंड करना है ऐसे I1 और फिर I2। तो इसको हम लोग फाइंड करेंगे, उसके पहले इसमें शायद एक पार्ट और पूछा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, पैरेलल, हाँ पैरेलल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। सीरीज में कैसे निकालते हैं आपने देखा था ना, बस ऐड कर देते हैं। क्या किया था मैंने मालूम है, यहाँ पे सिर्फ ऐड कर दिया था, R1 प्लस R2 प्लस R3 सबको ऐड कर दिया था। यहाँ ऐसे नहीं, यहाँ अपॉन में करना पड़ता है। तो बताओ जरा कैसे हो जाएगा, बोलो आगे इसके बोलते जाओ। 1/1 क्या हो जाएगा इसके आगे, समझा क्या, ये हो जाएगा ना ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, 3/2 हो गया। तो इसको उल्टा किया तो RP क्या हो जाएगा 2/3,
0.67 नहीं, क्या 66 ही रहेगा क्या? 67 नहीं बनेगा वो, 66 ओम। तो ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। फिर पूछ रहा है कि ये R1 से कितना करंट जाएगा और R2 से कितना करंट जाएगा। तो I1 कैसे निकलेगा जरा बोलो तो। फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू IR होता है ना। तो I क्या हो जाएगा? V बाय R। तो I इज इक्वल टू V बाय R1, I2 इज इक्वल टू V बाय R2। बस इतनी सी बात थी, कर दो जरा आगे इसके। क्या है कि वोल्टेज दोनों को सेम मिला है ना, ये 9 वोल्ट, देखो यहाँ भी 9 वोल्ट आया, ऐसे यहाँ पे भी ऐसे +9, मतलब ऐसे 9, देखो ऐसे ये जो वोल्टेज है ये यहाँ पे आया है ऐसा 9 वोल्ट प्लस, और ये -0। तो इसको भी 9 वोल्ट जा रहा है और इसको भी 9 वोल्ट जा रहा है, तो दोनों में वोल्टेज 9 आ जाएगा। खाली रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे 1 ओम और यहाँ पे 2 ओम। पुट करो, देखो क्या आंसर आ रहा है, बताओ। किसमें? देखो ना क्या करना था, बताओ। ये सीरीज था, करंट सेम था, वोल्टेज सब में बढ़ गया, तो बटा हुआ वोल्टेज आपने निकाला V1 V2 V3। पैरेलल है, यहाँ पे वोल्टेज सेम है, करंट बढ़ गया, तो बटा हुआ वोल्टेज बटा हुआ करंट आप निकाल रहे किसको कितना मिला। जो चीज सेम है उसको निकालने का तो कोई सेंस नहीं ना। जो बढ़ गया सब में, तो ये पूछ रहा है कि किसको कितना मिला बताओ। आप यहाँ पे देख रहे हो किसको कितना मिला, जरा बताओ तो। ये V2 का वैल्यू कितना था? 4 एम्पियर। एक मिनट ध्यान से देख लो जरा, यहाँ पे एक कंक्लूजन है इसको। यहाँ पे कितना आया है? 6 एम्पियर। आप देख रहे हैं ये टोटल था 12 वोल्ट, तो इसको मिला, ये मैं सब लोग को एम्पियर में लिख रहा हूँ क्या यहाँ पे? हाँ, 2 वोल्ट, और ये 4 वोल्ट, और ये 6 वोल्ट। ये टोटल 12 वोल्ट था। पहले वाले को कितना मिला, और दूसरे वाले को, और ये तीसरे को 6 4 10, और ये 12। समझा? 12 कैसे तीनों लोगों में बटा है, और तुमको दिख रहा है क्या रेशो में बटा है? नहीं वो तो ठीक है, एक पैटर्न समझ में आ रहा है कि जो जितना बड़ा है उसको उतना ज्यादा वोल्टेज मिला है। सबको इक्वल नहीं बांटा गया है, जो रेजिस्टेंस जितना बड़ा है उसको उतना ज्यादा वोल्टेज। ठीक है, मिली एम्पियर। 10⁻³ का मिली होता है। मिली मतलब 10⁻³ ये देखो कैसे होता है। ये V जो है 9 है ना, और ये R1 कितना है? 1 किलो है ना। तो 1 किलो का मतलब क्या होगा? 1 × 10⁻³ ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? 9 × 10⁻³ तो -3 को क्या मतलब होता है? वो मिली होता है, मिली एम्पियर। करंट कौन से हिसाब से बढ़ता है मालूम है? जो रेजिस्टेंस ज्यादा है उसके यहाँ पे करंट कम जाएगा, क्योंकि करंट का तो नेचर ही ऐसा है ना। वो कहाँ से जाना चाहता है? सबसे अच्छे रास्ते से जाना चाहता है, इजी पाथ से, जहाँ पे रेजिस्टेंस मिनिमम हो। तो जहाँ जितना बड़ा रेजिस्टेंस है करंट उतना कम जाएगा। सब कुछ वो क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम का मैग्नीट्यूड, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो होगा ही। वही वही डेरिवेशन है। मैग्नीट्यूड फाइंड किए थे, याद है क्या? थे क्या आपका? हाँ, तो मालूम है फॉर्मूला आया था R = P² + Q² 2P3, वो वाला, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो होगा ही आपके पेपर में। बाकी कैरेक्टरिस्टिक पूछेगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, ये पूछेगा। आपको नहीं बोला पेपर बनाने के लिए? आपको डेफिनेशन भी पूछ सकता है ना, ऐसे तो करके पूरा पेपर होएगा ना, नहीं तो कैसे भरेगा पेपर। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आएंगे जो अपन ने बुक में किए, sin x।
पिछले क्लास में बोला था कि वोल्टेज के बीच का नहीं वो जो डिफरेंस क्वेश्चन और दिया था उसको मेरे को दिखा आपने बोला था वोल्टेज और करंट में हाँ, डिफरेंस हाँ। फाइंड आउट करेगा। हाँ, पूछता हूँ मैं लास्ट में। जैसे कि सोच को ना पढ़ाएंगे उसमें में टाइम कितना वेस्ट हुआ सेम ए क्या हो गया तुम लोग को? सॉल्व करा हाँ, ट्रायंगल लो, मतलब देख उसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं, सब पूछना ही पड़ेगा उनको। कितना बड़ा चैप्टर है, क्या है ये उसमें? बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा हो गया है क्वेश्चन की वजह से। वो क्वेश्चन का पार्ट स्किप कर दो, एक्चुअल चैप्टर कहाँ तक है? कुछ नहीं है। सर ये मेरे पे डायरेक्ट आएंगे ना हाँ, जो बुक के वही आएंगे सेम, तो बुक वाले से पढ़ के जाना पेपर के लिए आप, मतलब सर वो किलो का ये किलो था ना, किलो का 10 पावर 3 हो गया, ऊपर गया तो 10 पावर -3 हो गया। -3 मतलब मिली होता है, किलो मतलब 10 पावर, किलो का वही है ना वही बन जाएगा वो 10 पावर 3, फिर ऊपर जाएगा मिली बन जाएगा। सर अगर हम कैरेक्टर एक्सेस पूछेंगे तो पूछिए सारे हाँ, लिख ही दो ना। सर क्योंकि हम लोग का केमिस्ट्री में हम लोग और ये करना, क्या बोलते हैं, टारगेट से ना जरा एक बार आंसर लोग को चेक कर लेना। तुम्हारे पास टारगेट मिला है ना, हाँ तो आंसर्स वगैरह कैरेक्टरिस्टिक का चेक कर देना था, देखना थोड़ा अगर कोई यहाँ वहाँ थोड़ा पॉइंट कुछ है सजाने के लिए तो, क्योंकि बोर्ड्स का आंसर तो ऐसे लिखना पड़ता है, उसको भरना पड़ता है। मतलब अगर प्रॉपर्टी पूछा तो सब लिखना है हाँ। जितने भी मार्क्स का मार्क्स नहीं हाँ। लिखना नहीं, ऐसा नहीं, मार्क्स तो ऑफकोर्स देखना ही होता है ना यार। अब क्या होता है मालूम है, यहाँ पे कैसा रूल होता है कि 1 मार्क के लिए 2 पॉइंट। सर हम लोग केमिस्ट्री केमिस्ट्री में ही हुआ हम लोग केमिस्ट्री के लिए 2 मार्क्स के लिए 4 पॉइंट लिखते हैं, तब भी केमिस्ट्री के लिए हम लोग का हाफ मार्क नहीं दे रहे। हाफ मार्क मतलब- और जो चेकिंग हो गया उसमें जो देखो, जो जनरल रूल आपके बोर्ड्स के लिए है वो मैं बता रहा हूँ, बाकी तो लोग अपना पर्सनल कुछ भी रूल बना सकते हैं। लेकिन जो मेन रूल है कि आपको अगर 4 मार्क है तो 8 पॉइंट होगा ना, तो मार्क्स वाले देने वाले को सही लगता है। कैसे भी करके उसको 8 पॉइंट करोगे तो मैक्सिमम चांस है कि आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल जाएगा, ऐसा मतलब। 3 मार्क का क्वेश्चन है तो 6 पॉइंट हाँ, 6 पॉइंट रहेगा तो हाँ, क्योंकि कोई बंदा समझो अगर सेम आंसर लिखा और 3 पॉइंट में लिख दिया तो चांसेस है कि 6 लिखने वाले से हाफ मार्क्स उसको कम ही दिया जाएगा। क्योंकि जब चेक करने वाले को ऐसा 6 बार टिक करने मिलता है ना, तो सबकॉन्शियसली उसको लगता है हाँ अब 3 मार्क दे ही देना चाहिए ऐसा। यार केमिस्ट्री में फिर से कितना भी मांगे तो नहीं किए और ना इन पे तो तुम लोगों का पॉइंट सही तो 4 मार्क तो पढ़ नहीं कर मैं भी रिसीव में 4 मार्क लिखी तो ए, इसको देखो जरा, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ये वाली बात तुमको याद है क्या? एक बार फिर से जरा बोल दो तो, सीरीज में क्या सेम रहता है और क्या बढ़ जाता है, करंट सेम होता है वोल्टेज होता है और क्या हिसाब से वोल्टेज बढ़ता है? लॉजिक क्या है? रेशियो के हिसाब से जो जितना बड़ा, जितना रेजिस्टेंस ज्यादा होता है उसको उतना वोल्ट ज्यादा होता है। हाँ, जितना रेजिस्टेंस है ना, मैं गलती से डिस्टेंस सुन लिया तो 2 सेकंड तक सोच रहा था। तो जो जितना बड़ा रेजिस्टेंस है, रजिस्टर है, उसको वोल्टेज का उतना बड़ा हिस्सा मिलेगा। जैसे कि वो खाना दे रहे हो घर में, बड़े बच्चे को सबसे ज्यादा खाना, छोटे को कम, उससे कम, तो ऐसा वो एक लॉजिक दिमाग में रखो। वोल्टेज ऐसे बढ़ता है जैसे खाना बढ़ रहा हो घर में, ठीक है। और यहाँ देखो करंट, करंट का क्या लॉजिक है? इसमें यहाँ करंट बढ़ रहा है ना पैरेलल में, क्या हिसाब से बढ़ रहा है, क्या लॉजिक है? ज्यादा होगा तो करंट कम होगा। हाँ, क्योंकि इसका लॉजिक है, देखो करंट को क्या है कि उसको एकदम सिंपल रास्ता चाहिए बिना रेजिस्टेंस वाला। वो कभी भी मेहनत नहीं करना चाहता, जहाँ रेजिस्टेंस दिखेगा वहां से ज्यादा नहीं जाएगा, जहाँ रेजिस्टेंस कम है वहां से ज्यादा जाएगा। समझे क्या? अगर कहीं पर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाए तो वहां से वो जाएगा ही नहीं। अगर उसको एक एकदम खाली रास्ता मिल जाए कि भाई यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो पूरा करंट वहीं से चला जाएगा, बाकी जगह जीरो हो जाएगा। करंट हमेशा लीस्ट रेजिस्टेंस वाला पाथ ढूंढता है। ये जो चार्जेस होते हैं ना, ये क्या ढूंढते हैं? लीस्ट रेजिस्टेंस वाला पार्ट। ये बात मैंने वो लाइटनिंग में भी किया था कि जब भी बिजली चमक रही है तो वो वाला रास्ता चुनेगी जहां से रेजिस्टेंस एकदम कम हो। वो बात यहाँ प्रूव हो गई, देख रहे हो आप। यहाँ पे क्या कि 2 किलो ओम था ना, तो यहाँ से देखो कम रेजिस्टेंस, कम करंट आया। कितना आया? आई इज इक्वल टू 4.5 मिली एम्पियर। कम आया क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा था, जहाँ रेजिस्टेंस कम था वहां देखो ज्यादा आ गया। तो जो ये करंट जब भी फ्लो होगा ना, चाहे वो लाइटनिंग हो चाहे वायर में हो, वो ऐसा रास्ता ढूंढेगा जहाँ पे रेजिस्टेंस बिल्कुल कम होना चाहिए। 0 मिल गया तो बहुत ही मजे है। समझे क्या क्या बात है? ये थोड़ा सा लिख दोगे क्या जो मैंने बात बोला? मतलब मैं वर्ड नहीं दूंगा, अपने वर्ड में लिखना है, नोट डाल के। कोई ये पॉइंट या आंसर नहीं है,
बस आपके दिमाग में लॉजिक रहेगा ना तो 12th वगैरह में काम देगा। नोट वोल्टेज कैसा बढ़ता है वो लिख दो। आप चाहे तो किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, किसी में भी। मतलब मैं वो देवनागरी वैसा लिखने नहीं बोल रहा हूँ, वो चैटिंग करते हैं ना अपन, अगर आप हिंदी लिख रहे हैं हाँ तो आप कैसा हिंदी बातों को इंग्लिश में लिखते हैं ना वैसा। बढ़िया है, वो आपका पर्सनल प्रेफरेंस है, जो आपको ठीक लगेगा। मैं जबरदस्ती ये नहीं बोल सकता ना कि इसी लैंग्वेज में लिखो, वो आपका जो आपको जो ठीक लगता है, कंफर्टेबल लगता है वैसा। और फर्स्ट वाले का वापस रिपीट करो ना। वोल्टेज जब भी बढ़ता है ना तो वो ये हिसाब से बढ़ता है कि जो जितना बड़ा रजिस्टर है उसको उतना बड़ा हिस्सा मिलेगा। करंट जब भी बढ़ता है ना तो जो जितना छोटा रजिस्टर है उसको जितना ज़्यादा करंट मिलेगा। क्या जैसे कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया ना तो दिमाग में अभी जाता है। यही बात अगर 2 महीने बाद पूछूँ तो लगेगा कि हाँ कुछ तो था, ऐसे बढ़ रहा था, वैसे बढ़ रहा था, ये हो जाएगा। तो अगर आपने बुक में लिख लिया तो आप जब भी नोट्स रिवाइज करेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि ऐसा बात हुआ था लेक्चर में। पता चला आप रजिस्टर वगैरह भूल गए, बस ये याद रह गया हाँ खाना बट रहा था जो बड़ा था उसको छोटा मिल रहा था, कुछ तो याद हो जाएगा मिक्स होके। बहुत अच्छा ये रहता है मतलब टेक्निक कि आप जो समझे ना उसको थोड़ा सा लिख लो अपने वर्ड में। टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 213 पे है क्वेश्चन, एग्जांपल है 11। करंट में देखो ना इसका उल्टा हो रहा है, जो जितना बड़ा रजिस्टर है उसको उतना करंट कम करंट मिल रहा है। हाँ लॉजिक उल्टा हो जा रहा है ना। और एक बाजू में ब्रैकेट करके एक लॉजिक और निकला, एक लॉजिक और लिखना बाजू में ब्रैकेट करके कि करंट हमेशा ऐसा रास्ता ढूंढता है जहां पे रेजिस्टेंस लीस्ट हो, कम से कम रेजिस्टेंस चाहिए होता है उसको। जिस रास्ते पे मिनिमम रेजिस्टेंस होगा वो वहीं से जाएगा। एग्जांपल में लाइटनिंग बिजली वहां पे जाएगी जहां पे उसको मिनिमम रेजिस्टेंस वाला पाथ मिलेगा। समझाया था ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के स्टार्टिंग में। लेकिन ये तो एग्जांपल में तो सिर्फ पैरेलल पे ये काम करेगा ना, ये हाँ। वाला, क्योंकि उसमें उसको पाथ मिल रहा है, हाँ इसमें तो उसको बराबर, पाथ ये ऑप्शन नहीं है इसको यहाँ पे पाथ का, इसको एक ही रास्ता ही है, मजबूरी है। जब उसको दो कौन से वाले में इसका पूछ रहे हो, इसका पैरेलल का। पहला तो लॉजिक है कि इसका उल्टा है, जो रजिस्टर जितना बड़ा है उसको करंट कम मिलेगा। और दूसरा लॉजिक ये दिमाग में रखो कि करंट हमेशा ऐसा रास्ता ढूंढता है जहां पे रेजिस्टेंस मिनिमम हो। सीरीज में प्रॉब्लम क्या थी, उसको 2-3 रास्ते थे ही नहीं, एक ही रास्ता था, वहीं से जाना था। पैरेलल में उसको रास्ते मिल जाते हैं, तो वो वाला रास्ता ज़्यादा वहाँ से ज़्यादा जाता है जहाँ रेजिस्टेंस कम हो, और जहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा हो वहाँ से कम जाता है। अगर इन 3 रास्तों में एक रास्ता ऐसा होता है ना कि जहाँ पे रेजिस्टेंस 0 हो तो पूरा करंट वहीं से चला जाता है, बाकी लोग बैठे रहते। जैसा लाइटनिंग में होता है ना, मतलब लगभग अगर कोई उसको अच्छा पाथ मिल गया तो सब कुछ वहीं से चला जाता है, अपन बाजू में खड़े बच जाते हैं। तो वैसा कौन सा एग्जांपल कैसे आप पेज नंबर 213 पे 11.5 है ना। आगे का ही बंद कर दो, क्योंकि जो आगे का ना लोगों के ऊपर आता है वो अच्छी बात नहीं होता है। हाँ उस पर कुछ है ना क्वेश्चन। ऐसा उल्टा लगाते हैं यार इधर का बटन ये है, उसको लाइन से लगाना चाहिए ना। है ना उस पर क्वेश्चन कौन सा है 11.5। जरा इसको सॉल्व करो तो कितना अच्छा दिख रहा है। इसको हाँ क्या पूछा है उसमें।
टोटल रेजिस्टेंस है टोटल करंट। हाँ बता दो। ये जो सीरीज है पैरेलल दोनों मिक्स कर हाँ तो दोनों को फिर पूरा जब इसका जो टोटल रेजिस्टेंस है वो दोनों को मिला के आएगा। दोनों मिक्स है ही है ना उसमें। ऐसा कुछ है ना, सही बनाया क्या मैंने? हाँ ये R1 है ना, ये R2 है, ये R3 है। मैंने उल्टा तो नहीं बना दिया? उल्टा बना दिया ना मैंने। बदली करूं? ये कर देता हूँ, नहीं तो आपको लगेगा कुछ गलत बता दिया। ये देखो ये R1 कितना है, R2 कितना है, बताओ जरा वैल्यू बताओ इसका। 3 ओम, ये R1 है, ये 3 ओम है। R2 कितना है? 6 ओम। और ये कितना है? 5 ओम। तो सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है मालूम है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब है कि अगर इन सबको निकाल दूं, इन सबको हटा के एक रेजिस्टर लगाऊं तो उसका वैल्यू कितना होना चाहिए। लिखो मत अभी, रुक जाओ, पहले बोर्ड पे देख लो, मैं बता देता हूँ फिर लास्ट में करो ना। रुक जाओ जरा, रुक जाओ। ये देखो ये 3 लोग है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टर का मतलब है कि अगर इन तीनों को निकाल के एक ही लगाना हो तो उसका वैल्यू क्या होना चाहिए। ये तीनों का वैल्यू क्या क्या जरा बोल दो तो। 3 ओम 6 ओम 5 हाँ तो इन ये सब लोग का मिला के सर्किट पे क्या असर बन रहा है वो अपने को निकालना है। अपन ने पहले चेक किया था, जब दो लोग पैरेलल में लगे होते हैं तो उनका जो फाइनल जो इक्विवेलेंट वैल्यू बनता है दोनों का मिला के बनता है वो हाफ हो जाता है, कम हो जाता है। देखा था कि नहीं वो पहला क्वेश्चन जब भी सॉल्व किया था। सीरीज में लगे होते तो सब ऐड हो जाते है ना। तो निकालेंगे तो अपन फॉर्मूले से सिर्फ लॉजिक दे रहा हूँ कि इन सबका मिला के सर्किट पे जो असर हो रहा है वो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है। उसको अपन निकालेंगे, 2 पार्ट में निकालना पड़ेगा। पहले इन दोनों का पैरेलल फाइंड करो। ये दोनों का पैरेलल कितना होएगा बोलो तो। ये देखो इनका पैरेलल कितना होगा बताओ। 1/RP इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6 कितना हो जाएगा बोलो। प्लस 1/6 3/6 लिख दूं। ये 3/6 अगर हो गया है तो उल्टा करूंगा तो कितना हो जाएगा। नहीं क्या, ये देखो ना 2 अच्छा 2 से 2 ठीक है। हाँ तो क्या हो जाएगा उल्टा करके। 6/3 हाँ देखो ना ये ऐसा हो गया था ना 1/2, तो ये 2 लिख दूं क्या डायरेक्ट। अभी ये RP2 हो गया, इसका मतलब क्या मालूम है। अभी सर्किट को आप ऐसा बना सकते हो कि ये दोनों मिलके, ये R1 और R2 मिलके कितना हो गए 2। तो मैं ऐसा बना सकता हूँ कि ये दोनों मिलके 2 बन चुके। कितना बन चुके 2। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये RP हो गया है 2 और इसके बाजू में एक और है R3, वो कितना है 5। तो अभी इनका इक्विवेलेंट कितना होगा। 7 ऐड कर देंगे। अभी इन दोनों का मिलके जो आएगा वो RS आएगा, वो कितना आएगा 2 + 5 इज इक्वल टू 7। समझा तुमको टोटल कितना हुआ 7। तो अभी अगर आपको टोटल RS मतलब एक्चुअली जो मुझे ये निकालना चाहिए इसको RS बोलना चाहिए या फिर इसको इक्विवेलेंट बोलना चाहिए। इक्विवेलेंट मतलब टोटल पूरे सर्किट का जो फाइनल आया है वो कितना आ गया है 7। तो अगर आपको इस पूरे सर्किट के लिए करंट चाहिए, क्या चाहिए, तो करंट हो जाएगा V/R इक्विवेलेंट। टोटल V कितना है सर्किट को 14 और टोटल रेजिस्टर कितना आया है तो ये हो गया 2 एम्पियर। जरा ध्यान से देख लो ना कि जब इसको मैंने सॉल्व किया ना तो इसका मतलब जब इनका पैरेलल वैल्यू निकाला तो इसका मतलब है कि इस दोनों की जगह पे एक रजिस्टर लगाया जा सकता है 2 ओम का। और तुमको ये भी दिख रहा है कि एक 3 ओम था और एक 6 था, तो दोनों मिलके 2 हो गए। क्यों, क्योंकि पैरेलल में लगाया। अगर इन दोनों को सीरीज में लगाया होता तो कितने हो जाते। ये 3 ओम है और ये 2, दोनों मिलके कितना हो गए 2 ओम, क्योंकि पैरेलल में लगाया था। अगर इनको मैंने सीरीज में लगाया होता तो ये लोग ऐसा कम होते क्या, बढ़ जाते। कितने हो जाते 9 हो जाते। तो ये लॉजिक भी दिमाग में होना चाहिए। पैरेलल में लगाने से इनका जो टोटल असर है, मैं अगर एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो इनका जो सर्किट पे असर है वो कम हो जा रहा है। एक 6 है और एक 3 है, दोनों मिलके 2 बन जा रहे हैं। बात समझ में आ रही है।
फर्स्ट का फोर्थ क्या बोल रहे हो? पूछो ना क्या हुआ? सर एक बार ना वो कैलकुलेशन बता कैलकुलेशन दिखाओ जरा, कौन सा कहाँ गया? क्या कर रहे हैं हम लोग इसमें से? ये कर रहे हैं ना 0.625 into 10 power minus 3.14। ये तो इतना पॉइंट में है, लॉग में करते तो अच्छा होता था, लॉग में करते तो अच्छा होता। बहुत कुछ भी है। हाँ अभी सुनो, लॉग मत ही निकालो, उसको होमवर्क लिख लो। हाँ उसको होमवर्क लिख लो और अपन अगले हेडिंग पे आ जाते। वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर। मैंने बोला था ना कि टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस बदलता है, तो उसके लिए अपने को फॉर्मूला निकालना है। टेम्परेचर चेंज होने पे रेजिस्टेंस चेंज होता है, ये बात अपन ने किया था ना। तो वो कितना कैसा चेंज होता है उसके लिए अपने को फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। हेडिंग है ना पेज नंबर 214 पे। ये लो। ये कोई कंडक्टर है, ये देखो कंडक्टर में क्या हो रहा है कि जब टेम्परेचर T0 है तो इसका रेजिस्टेंस है, ऐसे नहीं लिखता, जब टेम्परेचर T0 है तो इसका रेजिस्टेंस है R0। जब टेम्परेचर T1 है तो रेजिस्टेंस इसका हो गया R1। मतलब टेम्परेचर जब T0 से T1 पहुंचा तो रेजिस्टेंस भी R1 पहुंच गया, मतलब चेंज हुआ है। कम हुआ ज़्यादा हुआ है वो तो अपन जब सॉल्व करेंगे तब देखेंगे। अपने को इतना मालूम है कि बदली हुआ है, जब टेम्परेचर T0 था रेजिस्टेंस कुछ और था, टेम्परेचर कुछ बदल गया तो रेजिस्टेंस भी बढ़ गया। अब टेम्परेचर आपने बढ़ाया होगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ा होगा, टेम्परेचर आपने कम किया होगा तो रेजिस्टेंस भी कम किया, बस वैल्यू चेंज हो गई, वो मैंने लिखा है। समझ आ रही इतनी बात? ठीक है क्या? तो मेरे को बताओ, चेंज इन रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल होगा? जितना आपने टेम्परेचर चेंज किया है। सिंपल लॉजिक। बॉटल से पहले खेल लेना तो और अच्छे से खेल ले। उसको बंद कर पहला, तो रखो उसको साइड में रख दो, पूरा गिरा के पानी पानी मत कर देना वहां पे। देखो एक बार मतलब उठा ले, तू उठा ले उसको। ये देखो टेम्परेचर T0 था तो रेजिस्टेंस कितना था, फिर टेम्परेचर T1 हो गया तो रेजिस्टेंस R1 हो गया। तो मैं बोल रहा हूँ जो चेंज इन रेजिस्टेंस है, मतलब रेजिस्टेंस में कितना चेंज आया, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? चेंज इन टेम्परेचर के, इसके प्रोपोर्शनल होगा। और वो एक और चीज के प्रोपोर्शनल होगा कि स्टार्टिंग में कितना रेजिस्टेंस था। समझेगा क्या बोल रहा हूँ? जब ये अपन ने चालू किया उस समय अगर रेजिस्टेंस ज्यादा था ना तो चेंज भी ज्यादा आएगा। मतलब ये प्रैक्टिकल ये है कि मतलब ये जो मैंने लिखा ना कि जो रेजिस्टेंस में जो चेंज आने वाला है वो इनिशियल रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है। और ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है कि किसी का रेजिस्टेंस अगर पहले से ज्यादा है ना तो उसमें चेंज भी ज्यादा ज्यादा होगा, किसी का रेजिस्टेंस पहले से कम है तो चेंज भी कम कम होगा। क्या बोल रहा हूँ? ये कुछ ऐसा है कि जैसे वो मैंने क्या बोला, टेम्परेचर बढ़ने पे लोग भागने लग गए ना, तो थे ही 4 लोग, तो कितना भाग लेंगे 4 लोग, कितना रेजिस्टेंस आ जाएगा? पहले से ही 100 लोग थे तो भागने के बाद तो खेल ही खत्म है, आप चल ही नहीं पाओगे, रेजिस्टेंस इतना बढ़ जाएगा। समझे क्या क्या बोल रहा हूँ? तो इसको देखो, अगर दोनों को साथ में लिखूं तो कैसा हो जाएगा? बोलो ना आगे। दोनों प्रोपोर्शनल थे ना तो दोनों को लिख दिया, ठीक है। अब देखो प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊं तो क्या आ जाएगा? कांस्टेंट। यहाँ पे जो कांस्टेंट आने वाला है ना वो अल्फा आने वाला है, इसलिए 2 स्टेप में लिखता हूँ ताकि आपको ये ना हो कंफ्यूजन, क्योंकि इसके नीचे डायरेक्ट अल्फा लिख दूंगा तो आपको कुछ समझेगा नहीं कि कांस्टेंट क्या है, अल्फा क्या है। ये तो प्रोपोर्शनल का साइन है ना, ये देखो अल्फा। समझा क्या बोल रहा हूँ? ये अल्फा है, प्रोपोर्शनल नहीं है, याद रखना। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये
चेंज इन जो आर था वो उसका मतलब क्या था? चेंज इन आर का मतलब क्या है? R1 R1 माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट डेल्टा टी। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। डेल्टा टी को नहीं लिखना होता, टी हाँ, नॉट उसको भी लिख सकते हैं। चेंज इन टेम्परेचर को कैसे लिख सकते हो? T1 माइनस टी नॉट। तो ये आपका एक फॉर्मूला हो गया। लेकिन एक फॉर्मूला यहाँ पे और बन सकता है, वो कैसा बनेगा? ये लेता हूँ, फिर इसके बाद यहाँ इसके मतलब यहाँ से ये पुट करके सॉल्व करता हूँ। ये वाला स्टेप, हाँ, डेल्टा आर इज इक्वल टू अल्फा आर नॉट डेल्टा टी। डेल्टा आर क्या है? बोल, डेल्टा आर मतलब चेंज ना। सुनो, जिन लोग का ध्यान नहीं आ रहा है डेल्टा आर पे, डेल्टा मतलब क्या है? चेंज कैसे फाइंड करते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। यहाँ पे फाइनल कौन है? इनिशियल कौन है? R1 माइनस आर नॉट। ये चेंज लिख दिया, ठीक है। ये अल्फा, ये आर नॉट, और ये क्या है? फिर से चेंज कैसे निकलेगा? अब देखो जरा क्या करता हूँ मैं, मतलब ये R1 को यहीं रहने देता हूँ, ये आर नॉट को यहाँ लेके आ जाता हूँ। ये हो गया आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा T1 माइनस टी नॉट। ये आर नॉट को अगर कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। तो ये आपका एक फॉर्मूला आ गया। ये आर नॉट को अगर मैंने कॉमन लिया है, कॉमन, तो इधर 1 से मल्टीप्लाई करके आर नॉट आ गया, फिर इससे मल्टीप्लाई करके ये आ गया। कॉमन ऐसे ही लूंगा ना, कॉमन। ये देखो, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो आर नॉट आ गया, फिर इसको ये पूरे से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। डाउट है क्या? क्लियर है? पूरी कॉन्फिडेंस में थी इस बार वो। नाइस, वेरी गुड। लिखो जरा, ये 2 फॉर्मूला है ये। कंडक्टर है वो। जब से ये लेक्चर स्टार्ट हुआ है मैं कंडक्टर ऐसे ही बना रहा हूँ, मतलब वायर जो है ऐसे ही बना रहा हूँ। ये बड़ा अजीब लगा मुझे। तो एक पतला वायर बनाऊंगा तो कैसा वो इतना उसमें इलेक्ट्रॉन वगैरह इमेजिन नहीं होगा ना। तो चैप्टर के स्टार्टिंग से मैंने कंडक्टर को ऐसा चौड़ा बनाया है, एकदम ब्रॉड। यूजुअली ऐसा कंडक्टर आप यूज नहीं करते, लेकिन अपने को उसमें इलेक्ट्रॉन वगैरह सब दिखाना है। कुछ गलत खा लिया है तुम लोग ने आज सुबह सुबह। नशा हो गया तुमको। क्या बता रही थी? चाय पिया क्या तुम लोग ने सुबह सुबह? नहीं, पानी पिया था। पानी का नशा हो गया। पानी की जरूर कुछ होगा। ये फॉर्मूला आ गया है ना, तो अपने को क्वेश्चन करना है। फेक गंदा खून क्या करेंगे? ऑफकोर्स गटर में डाल देंगे गंदा खून। उनके हिसाब से उनका साइंस था, तुम देख रहे हो बकवास। वो ऐसा नहीं कर रहे जानबूझ के नहीं, उनका कंसेप्ट है, उन्होंने उसमें बिलीव कर लिया है। अभी सुनेंगे तो ये बकवास है ये। आज आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो ना, 40 साल बाद बकवास हो जाएगा, तैयार रहो उसके लिए। अभी 40 साल में थोड़ा बकवास होएगा, पूरा नहीं, हल्का सा होएगा। फिर जब उसको 140 साल बाद सुनोगे ना तो लोग हंसेंगे, आइला कोरोना में मास्क लगा के घूमते थे, हे। ऐसा लग रहा है उनको भी समय लगता था कि हम कितने एडवांस हो गए, ओ माय गॉड, हम लोग तो पूरा इलाज उलाज करने लग गए। पहले तो बीमार हुआ तो कचरे में फेंक देते थे, उनको ऐसा लगता था। अच्छा, आप अपना बोल रहे हो, मतलब हाँ थोड़ा है, मतलब लोग बदली हो रहे, ठीक है, वो भी एक सही बात है। लेकिन जो आज हम सच मानते हैं ना, वो आने वाले टाइम पे झूठ हो जाएगा, उसके लिए आप प्रिपेयर रहो। आपने कुछ क्वेश्चन बोला था ना, मैंने क्या बोला? एक क्वेश्चन सोल्व करने बोला था ना। हाँ,
फिजिक्स तो रोज डेवलप होता है। फिजिक्स ने कभी ऐसा बोलता है ना, ये बैरियर रखा ही नहीं। एक ब्रांच अभी जो जब आखिरी में मैकेनिक्स वगैरह सब हो गया, न्यूटन वगैरह सबने काम कर दिया था ना, तो फिजिसिस्ट के इसमें ऐसा बोलने लगे थे कि अब फिजिक्स पे कुछ बचा ही नहीं है, मत करो। उसके बाद एक नई ब्रांच चालू हो गई, क्वांटम मैकेनिक्स, वो तो अपने आप में एक ब्रांच ही निकल गई। तो अभी कल को कोई और नई ब्रांच आए, कुछ और बात आ जाए, तो उसमें कोई फिजिक्स वाला मना नहीं करेगा, कोई नहीं बोलेगा ऐसा नहीं होता। मतलब फिजिक्स तो कई बार अपने आप को उसने रिवाइज किया है। Chemistry होता है बड़ा फिजिक्स में आप देखोगे तो कितना एक आप पढ़ोगे कि एक आप अभी आप ऐसा मानते हो ना कि एक बीच में न्यूक्लियस है, आजू बाजू इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। पहले दिन से ही थोड़ी मानते थे हम, कई मॉडल आए, लास्ट में भी हम ये मॉडल एक्सेप्ट करके बैठे। और इसमें भी अभी जब क्वांटम मैकेनिक्स आया तो ये मॉडल भी बेकार हो गया। आप देखेंगे धीरे धीरे सब आप पढ़ेंगे। तो फिजिक्स में हर को रोज कुछ नया आता है, उसको एक्सेप्ट करते हैं। फिजिक्स में एक चैप्टर आपको आएगा डिवल नेचर, 12th में। तो आप अभी लाइट को क्या मानते हो? लाइट क्या है? वेव है कि पार्टिकल है? वही तो मेरा भी question वेव है ना, वेव है ना। पार्टिकल, मुझे तो पार्टिकल लगता है to be लाइक honest। फोटॉन्स होते हैं वो पार्टिकल्स तो देखो फिजिक्स का तो इतना मतलब स्वभाव इतना अच्छा है ना, देखो वो सब मान लेता है। आज की तारीख में वो लाइट को पार्टिकल भी मानता है, वेव भी मानता है। प्रॉपर चैप्टर है डिवल नेचर, मतलब लाइट पार्टिकल भी है, वेव भी है। दोनों कोई एक चीज दोनों साथ में कैसे हो सकती है, देखोगे आप 12th में। दोनों चीज हाँ कैसे हो सकती है, वो नहीं कि हमारे पास क्या सबूत है दोनों का एक साथ होने का, वो सबूत है तो उस सबूत से आपको मानना पड़ेगा। इमेजिन तो नहीं किया जा सकता, कोई पार्टिकल है तो वो वेव कैसा है, कोई वेव है तो, लेकिन हमारे पास प्रूफ है और सॉलिड प्रूफ है दोनों के होने का। एग्जाम्पल नंबर 11.7, एग्जाम्पल नंबर 11.7। एग्जाम्पल नंबर 11.7। A piece of platinum wire has a resistance up to 25 उसको क्या करना, सॉल्व करना। ऑफ कोर्स, और क्या कर सकते हैं। मैं तो इतने साल में और कुछ किया नहीं उसके साथ। तेरी बात नहीं कर रहे। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस मतलब टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कहाँ पे दिया है? इफ द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज, वही जो अपन ने कांस्टेंट लिखा था ना अल्फा, वो आपने जो डिराइव किया ना उसके नीचे लिख दो अल्फा का नाम क्या है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, जो कांस्टेंट आया था ना अल्फा, उसका ये नाम है। कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस मतलब न्यूमेरिकल में इस नाम से आएगा वो। इनिशियल टेम्परेचर R0, फाइनल टेम्परेचर R1 अपने फॉर्मूले में। ये वाला फॉर्मूला यूज किया है ना। If its temperature coefficient of resistance is 4 into हाँ ये देखो, मतलब क्या पूरे लाइन का समझा नहीं। जो कोएफिशिएंट ये वर्ड है ना कांस्टेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर फॉर रेजिस्टेंस, ऐसा मतलब ये क्या है, कांस्टेंट है ना। ये कांस्टेंट देखिए यहाँ पे देखो, ये क्या है, कांस्टेंट है कि चेंज इन रेजिस्टेंस कितना आएगा वो दो चीज पे डिपेंड करता है। किस पे? पहला R0 और दूसरा चेंज इन टेम्परेचर। एक और जिन पे डिपेंड करता है, कांस्टेंट पे, है ना। कांस्टेंट ज्यादा है तो चेंज ज्यादा आएगा। ये कांस्टेंट हर एक मटेरियल का अलग अलग होगा और इसका नाम क्या है, वो जो अभी आपने रीड किया, कोएफिशिएंट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, पूरा नाम है इसका, अच्छा बड़ा नाम है। अल्फा, अल्फा है वो, उसका अल्फा वो एक, हाँ वो उसका नाम है अल्फा। हाँ वही मुझे लगा इधर अल्फा बोलना है। नहीं, जैसे बीटा होता है ना, बीटा लिखते हो ना आप, गामा लिखते हो तो ये अल्फा है। ये जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो कांस्टेंट है ना, ये हर एक मटेरियल का अलग अलग होता है, जो दिया होता है, जैसे आपके क्वेश्चन में दिया है
फिक्स चीज है ये, किसी एक मटेरियल के लिए सेम रहेगा। मैं चेंजिंग कर रहे हो क्या सॉल्व, क्या हो रहा है? ये कौन है? कहाँ है? अल्फा अच्छा हाँ अच्छा ये कर दिया ओके ओके वो कोई कंडीशन कर दिया चाहो तो आप पूरा लिखो 4 × 10⁻³ वैसा लिखो। हाँ, जबरदस्ती इसके चक्कर में मत पड़ो, गिवन ले लो और अपने हिसाब से सॉल्व करो, इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। सर आ गया हाँ वही है, इनिशियल माइनस फाइनल। इनिशियल में 3.0 हाँ आप इसके चक्कर में मत पड़ो, यहाँ से आपने गिवन लिख लिया, ये फॉर्मूला है, इसमें पुट करो, सॉल्व करना चालू करो। कई बार लोग जानबूझ के कुछ अजीब तरीके से सॉल्व किए रहते हैं। इनिशियल टेम्परेचर कितना था इसका? 80 वो फाइनल है, इनिशियल 0 डिग्री था, है ना? तो अपन इनिशियल है ना नॉट से लिखते हैं, ये इनिशियल हो गया, फाइनल जो है I1 से लिखते हैं। देखो ना वहाँ पे इनिशियल जो है सब नॉट से लिखा है, नॉट मतलब इनिशियल, फिर 1 जो है वो फाइनल। अभी जो आयुर्वेदा भी है ना वो मतलब उसमें कुछ इतना हार्मफुल तो नहीं है, लेकिन आप देखो क्योंकि वो बहुत लिमिटेड चीज़ों को ही ट्रीट कर सकता है। ऐसे नहीं है कि सारी बीमारियों का इलाज है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब हम लोग नॉनसेंस है। कुछ चीज़ों को कर सकता है, कुछ चीज़ों को क्यों? क्योंकि जितनी चीज़ें अवेलेबल थी उस समय, आयुर्वेदा में क्या इस्तेमाल होता है, जो आसपास आपको हल्दी मसाले तेल नमक जो है, तो उनसे जो चीज़ ट्रीट हो सकती है, जो नहीं हो सकती नहीं हो सकती, खत्म। करो जरा, ये फॉर्मूले में रखो वैल्यू। आ गया हो गया बताओ ये R0 का क्या था? सबका आ गया क्या? आसानी से आ रहा है? कैलकुलेशन इसमें इजी है नंबर छोटे हैं इसमें कुछ गलत होने का चांस भी था ना, कोई तो करेगा देखना। लेकिन आप लोग बुक से देख रहे हो ना, इसलिए शायद गलत नहीं करोगे, नहीं तो आप कुछ करते। जरा इसको बोलो तो, कोई तो करता। बोलो जरा इसका वैल्यू बोलो, मेरे को लिखवा। 2.5 1 प्लस 0.004 into 80 so 0.004 into 80 0.32 फिर 1 plus 0.32 1.32 फिर 2.5 into 1.32 3.3 अगर कोई ऐसा कर दे, इसको पहले ऐड कर देना, तो उसका आंसर गलत आ जाएगा, ध्यान में रखना। आप तो नहीं करेंगे, जो लोग, हाँ वही, अगर कोई बॉड मास का ध्यान ना रखे तो उसका गलत हो जाएगा। सर लेकिन हम लोग तो अभी स्कूल में सिखाया नहीं ऐसा बॉड मास रूल अलग से। अच्छा, स्कूल में? हाँ स्कूल में मैं क्या बोल सकता हूँ, मतलब वो तो बहुत पुरानी बात हो गई। फिर भी ऐसा तो concept फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में सिखाते थे यार वो। बॉड मास नहीं हम लोग को तो हाँ मतलब प्राइमरी से हाँ प्राइमरी में, ऑफ कोर्स वही बोलना चाहता हूँ, तो बहुत पुरानी बात हो गई ना यार वो। क्या बात कर रहे हो? ध्यान दो। एक पढ़ाई सिखाया बोर्ड मास है तो हम आईसीसी वालों को कितना टॉर्चर करते हैं वो लोग। हम लोग को 4th 5th में सिखाया था बोर्ड मास। नहीं यार, मेरे को भी तो याद आ रहा है कि मेरे को किसी ने तो प्राइमरी में ही बताया था, एकदम छोटा ही था मैं, तो मेरे को इतना समझा भी नहीं था वो क्या बोल रहा है, बस बॉड मास ये वर्ड रह गया दिमाग में। ठीक है, आंसर आया ना ये आपका। तो एक और क्वेश्चन है जो अनसॉल्व्ड है। किसको चटका लगता है यार जब भी क्वेश्चन बोलता हूँ मैं तो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7, वो पीछे का अनसॉल्व। A silver wire has a resistance of 4.2 ohm at 27 degrees Celsius and resistance 5.4 ohm at 100 degrees Celsius. Determine the temperature coefficient of इसमें अल्फा ढूंढना है। ये अल्फा का फॉर्मूला R1 माइनस R0, हाँ ठीक ये फॉर्मूला है। कौन सा क्वेश्चन? उसमें फाइनल रेजिस्टेंस ढूंढना था, इसमें आपने फाइनल रेजिस्टेंस निकाला ना ये फॉर्मूला लगा के। नहीं, यहाँ पे क्या निकालना है, अल्फा निकालना है। ये कौन सा ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 7 है। अनसॉल्व का।
पहला गिवन लिख लेना। हाँ सिंपल ही है ये एकदम। हाँ बहुत तो जेई लोगों की छुट्टी दे दी। हाँ कितनी छुट्टी होती है उनको? हाँ सर, लोगों को छुट्टी बहुत मिलती है। हम लोगों को अरे उन लोग दोपहर भर पढ़ते होंगे यार। हम लोग नहीं पढ़ते। हाँ हाँ, उनका लेक्चर होता होगा दोपहर भर। हाँ, दोपहर लेक्चर पता होता है। है। आपको नहीं पता होगा, आप चले जाते होगे, नहीं, उनका उनको पूरे study दोपहर leave लोगों रहता का है। टाइम टेबल आता है। स्टडी लीव रहता है, लेकिन वो लोग ना पूरा दोपहर बैठ के उनका लेक्चर होता होगा। हाँ, रहता वो लोग है। सब इंटीग्रेटेड ही रहते हैं। लेकिन छुट्टी है आज उन लोग को। अच्छा आज छुट्टी है, नहीं, हर रोज नहीं रहता है। हर मंडे उन्हें रहता है। अरे आज कुछ मैथ्स का डेली उनका लेक्चर का टाइमिंग क्या है? कभी एक रहता है कभी दो रहता है, ऐसा रोज ही दो ही रहते हैं। तो दो पूरा सब। वो स्टार्टिंग में वो लोग ने ऐसा स्लो स्टार्ट किया होगा। अब उन लोग का एक भी दिन ऐसा नहीं जाएगा जब 2 ना रहे, एक दिन भी नहीं जाएगा, उल्टा 3 करेंगे उनका भी। क्या बात? हाँ वो सर बोल रहे जब थे भी कि एडजस्ट होगा ना उनका 3 कर देंगे, उनको पूरा हाँ। 6 घंटे से पहले जाने नहीं देंगे। 6 घंटा 8 घंटे से पहले जाने नहीं देंगे। कॉलेज से तो बेटर ही है फिर भी इन लोग। हाँ मतलब कॉलेज में कौन पढ़ता है यार, कॉलेज में सब जाके टाइम पास करते हैं। टाइम पास ही हाँ। करते हैं, वो आकांक्षा को कॉलेज फालतू जगह है। तू मेरे को बोली तो सब क्या करती है टाइम पास? ये सॉल्व करो, ये सॉल्व करो। वो मुझे ये वाला 6 मीटर लॉन्ग वाला। क्वेश्चन नंबर 7 बोला ना मैं। अच्छा ये सब वैल्यूज में सिंपल है, रखोगे ना आंसर आ जाएगा, फट से करो। 04 आ रहा है। जो एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए 0.0039 आना चाहिए। 39 391 39 तक भी आ गया तो भी ठीक है। 3. तूने 4 6 7 4 6 0.0039 ये आंसर बनना चाहिए। हालांकि मैंने कैलकुलेटर से चेक किया तो सेम यही आ रहा है। आपका थोड़ा बहुत इधर उधर होएगा चलेगा, 0.0038 ऐसा कुछ आ जाए तो भी। तूने 4 6 7 0 0 9 का लिया 0 0 और एक ऊपर से 0 आएगा नीचे अच्छा हाँ ठीक है ऑलरेडी 9 का लिया ना। अभी अगर वो आपसे ऐसे आसानी से डिवाइड नहीं हो रहा तो आपको लॉग से करना पड़ेगा उसको। 2 और 5 में भी क्या करूँ? हाँ आ गया ना आ गया इस बार डिवाइड 2 और 5 में अच्छा फिर सदर्शी 2 और 5 में 1 2 1 आ रहा है मुझे तो 2 2 मुझे 7 1 0 कितना आंसर आया आपका? 0.00304। 2 5.5 अच्छा 3 के बाद 0 आ गया, कुछ तो गड़बड़ है कैलकुलेशन में। मेरे को 1 2 1 0 आया 4 6 2 और 5 7 में डिवाइड करना है ना। हाँ सर वो एक बार डेसिबल का कैलकुलेशन में 1.2 अपॉन 394.2 कैसे बोल आएगा। पाया उनके टेबल में? 1.2 क्या है? 1.2 ऐसा आएगा क्या? 306.6 73 इंटू 4.2 306.6। तभी तो 1 का लेंगे ना फिर 9 के बाद 1 का लेंगे ना तो वो मल्टीप्लिकेशन में लगता है आपने गड़बड़ कर दिया। हाँ, शायद। सर इसके आगे इधर -3 क्यों है? इसे हम से राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो कहाँ पर है? अच्छा वो पावर में, हाँ ऑफ कोर्स आप उसको, ये नंबर छोटा है ना आपका, इसको बड़ा बनाओगे। हाँ ये छोटा नंबर है, इसको बड़ा बनाओगे तो यहाँ पे माइनस लाना पड़ेगा। इसके बाद क्या करना है? यहाँ तक आ गया। इसके बाद तो डिवाइड करना है ना, ये 2 को 511 से। सर 0.00392 आया 391 नहीं आया 39 ठीक है ना। हाँ मतलब एक आध पॉइंट यहाँ हो सकता है, उसका क्या बहुत ज्यादा अलग है, इसलिए मैंने बोला 38 आ सकता है 37। 306.6। हाँ हाँ, सही है। एक पॉइंट इधर है ना खाली आपका, उतना तो होता ही है कैलकुलेशन में, थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। बट तूने क्या लिया ना 0.0 जैसे अगर आपका कैलकुलेशन अभी यहाँ पे गलत आ रहा है ना, तो उसको घर पे जाके प्रैक्टिस किया करो, मतलब आराम से शांत दिमाग से बैठ के किया करो।
अभी आ जाएगा। क्या आया फिर देखो इसका 710 710 ना, तो देखो कुछ लोग का भी यहाँ पे ऐसा आंसर बन रहा है कि 2 को डिवाइड करना है 511 से, ऐसा बन रहा है क्या सबका? हाँ है ना? तो इसको डिवाइड करना है ना, तो इसको आप क्या कर सकते हैं मालूम है? इसको आप लिख सकते हैं 2000 और इंटू 10 पावर -3। तो आप ये 2000 को डिवाइड कर पाओगे क्या? ऐसा 2000 लिख के 511 से कर पाओगे? अच्छा, मतलब हम लोग वही तो कर रहे हैं, मतलब हम लोग का एक पॉइंट पे 2000 आया ही यहाँ पर। तो हाँ ये ये easy है। हाँ देखो ना, ये कैसा, पहले इसको कितना 3 जा से आएगा ना, 3 जा कितना हो जाएगा? 153 हाँ ये हो जाएगा 1533, फिर माइनस करोगे तो जो बचेगा, तो फिर उसके बाद एक पॉइंट लोगे, फिर 9 आ जाएगा। लॉग से करेंगे ना तो बहुत जल्दी आ जाता था इसमें। तो आप इसको एक काम करना, घर पे लॉग से प्रैक्टिस करके देखना। हाँ ऐसे करने पे जल्दी आ जाएगा। अब वो सबका अपना अपना रहता है, किसी किसी को ये डिवाइड बहुत अच्छे से होता है, मतलब वो लोग फटाफट कर देते हैं देख के, किसी किसी को बहुत मुश्किल हो जाता है ये सब, तो उन लोग ने लॉग से करने का। समझिएगा क्या बोल रहा हूँ? किसी किसी का ये सब डिवीजन है ना, मन में ही हो जाता है कि अच्छा ये 3 जा हो गया, ये 4 जा हो गया, ऐसा आने लगता है। आज बहुत हफ्ते बाद मालूम है। क्या क्या हो गया उसको? बहुत तकलीफ पे, वो सीरियस एकदम, कौन करता है ऐसा? इतना ही सुना मैंने। करते होंगे भाई जिनका अच्छा लगता होगा। नेक्स्ट हेडिंग डालो। ब्रेक ब्रेक अच्छा नहीं लगता यार मेरे को। अच्छा रहता है। सर मतलब ब्रेक का नॉर्मल टाइम भी हुआ अभी 9:30। 9:30 हमारा ब्रेक टाइम होता है। अच्छा सारे टीचर हमें दे देते हैं। ठीक है 5 मिनट का ब्रेक ले लो फिर। एक ही तो टॉपिक बचा है। नहीं 2 टॉपिक है ना, एक आखिरी टॉपिक है, उसके पहले ईएमएफ वगैरह है। टाइप्स ऑफ सेल भी है। हाँ ये वैसे वो टाइप्स ऑफ सेल तो बहुत आसान है, पर हाँ हाँ ये भी है। उसके बाद सेल कुछ नहीं है, सब इजी है, कुछ हार्ड नहीं है। डिसएडवांटेज मतलब इजी है हाँ सर ये क्यों पे तो ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ना एग्जाम के लिए एडवांटेज ऑफ सेल इन सीरीज हाँ, राइट। कहाँ पर है वो, दिखाओ जरा एडवांटेज। हाँ ये ना, दो ही थे दो एडवांटेज और डिसएडवांटेज। सर ये कैसा है? ये कैसा है? ये कौन है? ये मैं डिवाइड करके दिखा रहा था ऐसा। 2 था, 2 था, उसको 511 से डिवाइड करना था, तो मैंने 2 को 2। ये स्टेप कैसा है सर? ये लोग पहुंचे थे, ये लोग आखिरी स्टेप पे कहाँ पहुंचे थे पता है? ये लोग को ऐसा आ गया था 2/511, ये यहाँ पे पहुंच गए थे। डिवाइड कर करके ऐसा काट काट के पहुंचे। सर अगर मेरे को 1.2/394.2 आया था तो मैं दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं। देखो किसको डिवाइड किया था, आपको आया था 1.2 है ना, और नीचे क्या था? 6.6। हाँ तो अगर आप दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 12/3066। कट करके, अच्छा तो वही, इसको आप 6 से करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 511 ऐसा। इसको आप चाहे ना तो इसको ऐसा आप प्यार से एकदम काट सकते हैं, मतलब ये क्या है, मतलब धीरे धीरे 2/3066 है ना, तो इसको आप अगर 2 से करोगे तो ये 6 हो जाएगा, इसको आधा करोगे तो कितना हो जाएगा मतलब 1533 ऐसे हो जाएगा, फिर इसको आप करोगे 3 से तो ये 2 हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा 511। ऐसा एकदम स्टेप बाय स्टेप जा सकते हैं आप, एक एक स्टेप आधा आधा करके, फिर यहाँ पहुंच गए। फिर इसके बाद मैंने क्या किया कि इसको 2 को 2000 बना दिया, और मतलब 2000 हो गया तो 10⁻³ आ गया, फिर 2000 को 511 से डिवाइड कर रहे। हाँ तो ऐसा करके वो एक एक स्टेप करके आप चल के जा सकते हैं, देखने में डरावना लगता है, धीरे धीरे आप जा सकते हैं। अभी आपको अगर बोलेगा कि 2 को 511 से डिवाइड करना है तो कैसा गंदा लग रहा है ना। इसको आपने क्या किया, 2000 बना दिया, बाजू में 10⁻³ रख दिया, फिर 2000 को जब आप 511 से डिवाइड कर रहे हो तो कुछ अजीब नहीं लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है। आपको आंसर भी दिमाग में आ रहा है कि ये इसका कितना है, 4 गुना से थोड़ा सा कम है, क्योंकि 511 का 4 गुना करोगे तो 2000 के ऊपर जाएगा, तो आपको दिमाग में भी आंसर है कि 39 ऐसा कुछ आंसर आना चाहिए।
कैसे किया है देख, ये 2 है ना, तो 2 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ तो ये हो जाएगा 2000 इंटू 10⁻³ 2 को अलग वे से लिखा है बट वो सेम ही है, वो 2 ही है। नहीं समझी क्या? बोल ना बरोबर, तू क्या ये क्या ये देख, ये 2 था ना, ये देख ये 2 है ना, तो अगर मैं इसके साथ में 10⁻³ और 10⁻³ लिख दूं तो ये कुछ तकलीफ है क्या? तू क्यों पूछ रही है, या फिर ये बोल रही कि ऐसा लिख सकते कि नहीं लिख सकते? क्यों पूछ रही है, या फिर ऐसा बोल रही कि ऐसा नहीं लिख सकते? नहीं लिख सकते ऐसा तू बोल रही है। ये देख 10⁻³ और 10⁻³ कितना होता है? 0 होता है ना, तो अगर मैं ये लिखूं ना लिखूं इससे कोई फर्क थोड़ी है। ये मैंने बाजू में 0 नहीं 1 होता है, ये बाजू में 1 लिख दिया और ये लिख दिया, एक ही बात है ना। 2 इंटू 1 1 होता है, 2 इंटू 1 2 होता है, और ये 1 की जगह पे 10⁻³ और 10⁻³ लिख दिया, कुछ तकलीफ है क्या? 0 नहीं हो रहा है, 1 हो रहा है। रीजन तो है कि मेरे को कैलकुलेशन को आसान करना था। तेरे को अगर क्वेश्चन ये है तो पूछ कि रीजन में बोल देता हूँ मेरे को कैलकुलेशन इजी करना था, मेरा टेक्निक है, आपको अच्छा लगे तो आप भी फॉलो करेंगे। तुझे अगर ये डाउट है कि सर ऐसा नहीं लिख सकते तो पूछ, मैं बताऊं कि ऐसा लिख सकते हैं। सोच रही हूँ, मतलब मैंने बता दिया है कि अगर आपको ऐसा लगे कि सर ऐसा नहीं हो सकता, +3 -3 ये दोनों एक ही, मतलब समझा, होता है, क्योंकि +3 और -3 मिलके 1 होने वाले हैं, और किसी को भी 1 से मल्टीप्लाई तो किया जा सकता है ना, कुछ बगड़ेगा नहीं इक्वेशन में। समझा बात? ये कुछ भी करेगी तू, -3 डालेगी +3 डालती जाएगी। आपको देखो, आपका इक्वेशन बैलेंस रहना चाहिए। मैंने बोला कि इसका ये लेंथ नापा, ये है 45, तो 45 तो 45 ही रहेगा ना। अब तू अगर लिख रही है 45 + 10 तो बाजू में -10 भी लिखना पड़ेगा, ताकि +10 -10 आपस में चले गए तो उनके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ा। लेंथ को तू 45 की जगह 55 रख के सॉल्व करने लगेगी। समझते क्या बोल रहा हूँ? नहीं तो बोलेगी लेंथ 45 ठीक नहीं लग रहा है, +65 लिख के 100 करके सॉल्व करती हूँ। ऐसा नहीं, अगर तूने +65 लिख ही दिया, चल तेरे को लगा 45 अच्छा नहीं लग रहा है, तूने लिख दिया +65, तो बाजू में -65 भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि प्लस माइनस मिलके इक्वेशन में बैलेंस हो जाने चाहिए। ये सॉल्व करने का टेक्निक है। तो जैसा मैंने यहाँ पे +3 लिखा ना, तो इसको बैलेंस करने के लिए -3 भी लिख दिया, ये बात है। सर थोड़ा ब्रेक टाइम है अभी। मैंने सिर्फ EMF लिखने के लिए बोला, तुम लोग पूरा लिख रहे हो अपने मन से। EMF के आगे ना कॉमा करके लिखना था, इंटरनल रेजिस्टेंस। हाँ, कॉमा करके लिखो इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये सब लिखना है पूरा ना, इसलिए मैंने सिर्फ EMF बोला। तुम लोग स्मार्ट बन रहे हो, पूरा लिख रहे हो इलेक्ट्रोमोटिव। इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को PD लिख सकते हो। फिर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो अभी यहाँ पे ना 2-3 चीजें हैं, इनको अपन देखेंगे। आपने सुना है पहले कभी पोटेंशियल डिफरेंस, EMF, ये सब क्या क्या होता है? कुछ बोल सकते हो इसके बारे में? EMF तो वो भूत डिटेक्ट करने में, क्या डिटेक्ट करने में? भूत। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है ना, वो स्पिरिट्स। वो सब भूल जाओ, वो सब सुनो तो वो सब भूल। हाँ, वो जाने दो, वो EMF की बात नहीं हो रही है। वो एक्चुअली वो जो होता है ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है। यहाँ पे फील्ड की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे ना बैटरी का EMF सुना है कभी? हाँ, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस तो अपने आप चैप्टर के स्टार्टिंग में ही देख लिया। मैंने बताया ना, करंट फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस करना पड़ता है। कौन करता है? बैटरी करता है। तो ये देखो जरा, अगर ये कोई बैटरी है, ये
इसका इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, क्या हुआ? ये एक बैटरी है, तो अभी इसको सर्किट में कनेक्ट नहीं किया है, तो जो भी इसके दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस है ना, वो इसका क्या होगा? ईएमएफ होगा। क्या होगा? ईएमएफ। अभी समझो इसका ईएमएफ हो सकता है मैं बोल देता हूँ इसको 10 वोल्ट बोल देता हूँ। कितना है ये? 10 वोल्ट। तो जब इसको मैं सर्किट में लगाऊंगा ना, ऐसा ही मैंने ये सर्किट इसको लगाया, ये ऐसे किया, तो ये सर्किट में 10 वोल्ट देना चाहिए ना। अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है, सर्किट में लगा दिया, तो सर्किट में कितना देना चाहिए इसने डिफरेंस? बोलो ना। 10 वोल्ट है ना। ऐसे मुंह मत छुपाओ, बोलो बोलो बोलो, हटा दो, हाथ हटा दो ना। क्या 4 ही 5 लोग हो, तुम लोग भी नहीं बोलोगे तो फिर कैसे गड़बड़ हो जाएगा ना। इसका ईएमएफ कितना है? 10 वोल्ट। तो सर्किट में कितना देखना चाहिए? सुनो ना, सर्किट में कितना देना चाहिए इसने बताओ? ये बोलना जरूरी है। आप लोग ऐसा क्यों, हाँ सर खुद ही मान लो ना। हाँ, पर वेरी गुड, पर वो 10 वोल्ट देगा नहीं, थोड़ा सा कम देगा। ऐसा एग्जांपल के लिए बोल देता हूँ 9.5 देगा सर्किट में, तो ये 0.5 कहाँ गया? इसके जो बैटरी है ना, आपने मान लिया कि ऐसा ऐसा है, लेकिन जो कोई भी, मैंने एक बात बोली मालूम है, ऐसा कोई तार नहीं जिसका आर नहीं, ऐसा कोई कंडक्टर नहीं है जिसमें रुकावट ना हो। तो ये बैटरी भी तो एक कंडक्टर है, तो इसके अंदर भी कुछ रुकावट होगा, जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। समझे क्या क्या बोल रहा हूं मैं? तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 के बराबर का वोल्टेज ड्रॉप करा देगा, तो सर्किट को कितना मिलेगा? तो जो सर्किट को मिलेगा ना, उसको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम लोग ऐसा वोल्ट से दिखाते हैं। और बैटरी का जो असली होता है पावर, मतलब बैटरी की जो असली पावर है वो ईएमएफ है। सर्किट पे लगाने में थोड़ा सा कम आता है, जो थोड़ा सा कम होके आता है उसको हम लोग वी से लिखते हैं, वोल्ट, नाम है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और जो बैटरी की असली पावर है, जो मतलब ऐसा समझो कि ये बैटरी है, इसकी ताकत है 10 वोल्ट की। कितनी? 10 वोल्ट। तो जो इसकी असली ताकत है उसका नाम क्या है? ईएमएफ। सर्किट में लगाऊंगा ना तो थोड़ा सा कम आएगा। क्यों कम आएगा? किसने खा लिया थोड़ा सा? बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस ने खा लिया। तो जो थोड़ा सा कम जो वैल्यू आई है उसका नाम क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम लोग वी से लिखते हैं। हम लोग फॉर्मूला ऐसा लगाते हैं ना, I इज इक्वल टू वी बाय आर। तो ये जो वी है ना, ये जो सर्किट में आया वो वी है। बैटरी की जो असली ताकत थी वो वी नहीं थी, वो वी से थोड़ी सी ज्यादा थी, जिसको हम लोग ईएमएफ से दिखाते हैं। तो अगर बैटरी का मतलब ईएमएफ 10 लिखा है ना, जैसे आप दुकान से बैटरी लाई, इस पे लिखा है कि इसका वोल्टेज 10 है, ईएमएफ 10, तो याद रखना सर्किट में पूरा 10 तो वो देने वाला नहीं है, थोड़ा सा उससे नीचे ही देगा। ये अपने को समझ के चलना रहता है, ठीक है। हम लोग जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो कई बार बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं लिखते हैं। जैसे एक मैंने ये क्वेश्चन दिया ऐसा कि ये आपका बैटरी है, ये 10 वोल्ट का है, और ये आपने ये रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाया है, रेजिस्टेंस है 5 ओम, तो करंट बताओ। तो क्या करोगे? I इज इक्वल टू वी बाय आर। तो यहाँ पे क्या है कि बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस मैं इग्नोर कर रहा हूँ, मैं ऐसा मान रहा हूँ कि बैटरी 10 वोल्ट की और वो दे भी कितना रही है, तो आप सॉल्व कर दोगे कि 10/5, तो यानी कि 2 आ गया। अगर मैं बता दूं स्पेसिफिकली कि नहीं, इस बैटरी का खुद का रेजिस्टेंस है और वो है 1 ओम, कितना है, तो ये रेजिस्टेंस भी इंक्लूड करना पड़ेगा, समझे। फिर करंट की वैल्यू बदल जाएगी, आर यहाँ पे 5 नहीं रह जाएगा, +1 हो जाएगा, समझे क्या। ये रेजिस्टेंस भी आ गया ना सर्किट में। तो कई बार क्वेश्चन में हम लोग इसको इग्नोर ही कर देते हैं, इसको क्वेश्चन में दिया ही नहीं होता है तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर देते हो। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा हो ही नहीं सकता कि बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस ना हो, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो ये जो आपने कंसेप्ट समझ लिया ना, इसको प्रॉपर डेफिनेशन के फॉर्म में भी अपन लिखेंगे एक एक करके। तो पहला कुछ डाउट है? नहीं ना? लिखो, फिर से समझाऊंगा सेम बात। कुछ डाउट हो तो आप पूछते भी चलो, है ना। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, डिक्टेट कर रहा हूँ। 3 चीजें है ना, तो तीनों में से पहला वाला जो है ईएमएफ, इसको अभी लिखो। ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ब्रैकेट में वोल्टेज। बैटरी की जो असली ताकत होती है उसका नाम होता है ईएमएफ, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वोल्टेज। इसका नाम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्यों रखा है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को चलाता है ना। तो जब इसकी डिस्कवरी हुई तो साइंटिस्ट लोग को लगा कि शायद इलेक्ट्रॉन को चला रहा है तो कोई फोर्स होगा, तो इसका नाम रख दिया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लेकिन अंदर की बात आपको पता है कि ये सिर्फ पोटेंशियल का डिफरेंस है, फोर्स थोड़ी है। साबन देखो लास्ट में लगाना, कुछ इंपॉर्टेंट है। हाँ सुनो, ये देखो फोर्स तो है नहीं ना इसमें, लेकिन जब इसकी डिस्कवरी हुई तो साइंटिस्ट लोग को क्या लगा कि ये जो है बैटरी, ये इलेक्ट्रॉन को चला रही है, चलने के लिए फोर्स लगता है, तो शायद कोई फोर्स होगा इसमें। तो ऐसा एक एनालॉजी के हिसाब से नाम रख दिया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स।
लेकिन आपको मालूम है ना इसमें फोर्स है क्या, सिर्फ पोटेंशियल का डिफरेंस है। जैसा पानी एक तरफ ज़्यादा है दूसरी तरफ कम है तो बह जाएगा ना कम वाले की तरफ, वही बात है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम है तो बहने लगते हैं। फर्स्ट लेक्चर में थे ना, नहीं थे, थे तो बात हुआ था ना, हाँ ये बात हुआ था ना। लिख रहे हो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में, इट इज अ वोल्टेज अक्रॉस two ends, END ends of a cell when it is not connected in the circuit नेक्स्ट लाइन में लिखो, इट इज डिनोटेड बाय ये जो ई है ना वो ये लिख दो ऐसा, डिनोटेड बाय एप्सिलॉन, ये इससे डिनोट करते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखो, इट्स यूनिट इज वोल्ट, और इसके बाजू में एक बैटरी का डायग्राम बना लो। ये ऐसा एक बैटरी है और इसको अभी सर्किट में कनेक्ट नहीं किया है तो इसका जो भी पावर है वो उसको हम ईएमएफ बोलेंगे, है ना। अभी सर्किट, ये एक बैटरी है सर्किट में कनेक्ट नहीं किया है तो जो भी इसकी असली ताकत है वो क्या है, ईएमएफ है। सर्किट में कनेक्ट कर दोगे तो जो असली ताकत है उससे थोड़ा कम सर्किट को देगा ये, और जो देगा उसको क्या बोलेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। कंसेप्ट अगर दिमाग में रखोगे तो डेफिनेशन तो क्या है वो मेन नहीं है, मेन है कि आपको पता होना चाहिए बैटरी की असली ताकत ज्यादा होती है, सर्किट में वो थोड़ा सा कम देता है। जितना वो कम देता है वो कौन खा लिया, इंटरनल रेजिस्टेंस खा लिया। वो जो अंदर दिख रहा है ना वो छोटा आर वो खा लेता है थोड़ा सा। अगला हेडिंग लिखो उसमें ही, इंटरनल रेजिस्टेंस वो क्या चीज है। 3 नाम थे ना ऊपर, एक एक करके सबको देखेंगे। It is the resistance inside a cell मतलब बैटरी, सेल मतलब बैटरी, offered to the current when it is connected in circuit, उसके नीचे ये वाला डायग्राम बनाओ, ये वाला जो ऊपर बनाया ना, मतलब बैटरी को सर्किट में कनेक्ट कर दो। इंटरनल रेजिस्टेंस का रोल तभी आएगा ना जब वो सर्किट में ओ, पहला ऊपर खाली बैटरी थी, अब उसी बैटरी को सर्किट में लगा दिए।
आगे बोलो। हाँ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस it is the potential drop across it is the potential drop across two end end when the cell is connected in circuit. Where या when? When the cell is connected in circuit. क्या हुआ तुम लोग को? अभी इसके नीचे थोड़ा एक ये लिखेंगे हम लोग कि नोट 500 रुपये का नोट डाल के फटाक से लिखेंगे टू फाइंड आई। अभी टू फाइंड आई लिखो, मतलब मैं लिखता हूँ, रुको ना। टू फाइंड आई, इसमें केस 1 if terminal potential difference is given। अगर सिर्फ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, बोलने का मतलब है कि वो इंटरनल रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहा है, तो आप कैसा डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ये V है, ये R है और ये I है, तो आप कैसा करेंगे, V इज इक्वल टू आई आर, है ना, यही करते हो ना आप? हाँ ना, तो बोल दो हाँ। I इज इक्वल टू V बाय आर, ये आपका नॉर्मल जो आप करते थे, है ना। अभी कुछ नया इंट्रोड्यूस भी हुआ है, उसके बारे में भी बात कर लेंगे। इफ EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज गिवन, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस और EMF दिया हुआ है, तब कैसे सॉल्व करोगे। इंटरनल रेजिस्टेंस R है और EMF क्या है, E। समझा कि क्या है। अगर अब इसमें क्या बता दिया है कि इसका असली ताकत ये है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये है, ठीक है, तब आपका जो EMF है वो किसके बराबर हो जाएगा। मैंने क्या बोला था, अगर असली ताकत 10 है तो सर्किट को मिलेगा। सुनो, ये मैंने वोल्टेज लिखा है, रेजिस्टेंस नहीं लिखा है। सुनो पूरी बात, एग्जांपल सुनो। बैटरी की ताकत अगर 10 है, कितनी है, मैंने बोला सर्किट को 9.5 मिलेगा, कितना मिलेगा, 0.5 किसने रख लिया है ना। तो ये जो EMF है ये टोटल है, टोटल ताकत है ना। तो टोटल ताकत किसको मिला के बन रही है, 9.5 और 0.5। 9.5 कौन है, जो सर्किट को मिला, यानी कि ये V बरोबर, यही मिलता है सर्किट को, V प्लस जो 0.5 है वो किसने रख लिया, इंटरनल रेजिस्टेंस ने। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ने रखा, वो कैसे मिलेगा, आई। नहीं समझा, रुको, जिसको नहीं समझा रुको, उसके लिए रुकता हूं मैं। क्या हुआ, नहीं समझा। ये देखो मेरे एग्जांपल में क्या था, इसकी असली ताकत कितनी थी, 10, है ना। सर्किट को कितना मिला था, 9.5। 0.5 किसने रख लिया था, इसने रख लिया था, है ना, इसने रख लिया था 0.5 बरोबर। तो अभी जो EMF है, मतलब वो बैटरी की असली ताकत, ये देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये मत लिखना तुम लोग, ये खाली मैं लिख रहा हूँ 10। तो 10 असली ताकत है, सर्किट को कितना मिला, 9.5। बैटरी ने इंटरनल रेजिस्टेंस ने कितना रख लिया। तो जो 0.5 इसका वोल्टेज है वो कैसे मिलेगा, वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पे R कौन है,
ये छोटा वाला रेजिस्टेंस है ना, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, आई आर। बात ठीक है क्या, ठीक है यहाँ तक। ये देखो V की जगह क्या लिखूंगा मैं, ये भी आई है, और कौन सा आर है, बड़ा वाला आर, सर्किट का जो आर है, इस वायर का आर है ना, और ये प्लस ये आई आर, क्या हो जाएगा, ये आई आर प्लस आर EMF। तो अगर मुझे करंट चाहिए तो करंट कैसे आ जाएगा, EMF अपॉन आर प्लस आर। बेसिकली कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं किया है, बस रेजिस्टेंस में ये छोटा रेजिस्टेंस भी ऐड हो गया, क्योंकि पहले खाली एक ही था, अब एक और आ गया तो वो भी ऐड हो गया रेजिस्टेंस के साथ। लिखने का स्टाइल लेकिन यही है, तो ऐसे ही लिखना। कंक्लूजन तो यही है ना, ये क्या था, I इज इक्वल टू V बाय आर। जब पूरे सर्किट में एक ही आर था तो वही आया, अब पूरी सर्किट में एक आर और आ गया है तो वो भी ऐड हो गया इसके साथ। सिंपल है ना, लेकिन लिखने का तरीका पूरा ऐसा ही है, तो ऐसे ही लिखना। और ये वाला पार्ट चाहिए तो पेंसिल से लिख के लेना, समझे क्या, इसको पेंसिल से लिखना। लिख लो, कुछ डाउट हो तो पूछो। अगर इसमें ये ऐसे पूछ लेगा कि आई मैक्स निकालो, यहाँ पे अगर ये बोलेगा आई मैक्स, इस केस में आई मैक्स कितना हो सकता है, इतना लिखो पहले, फिर लास्ट में बात करेंगे आई मैक्स, मैक्सिमम आई कितना हो सकता है वैसा। पहले ये लिखो जो है, वो केस 2 का कंटिन्यू है ना। हाँ कंटिन्यू है, बस 2 ही केस है इसमें, ज़्यादा नहीं। पहले लिखो जो बोर्ड पे वो लिखो, इस पे क्वेश्चन भी करना है, किसी को चटका नहीं लगा, करो। कुछ डाउट रहेगा तो पूछो इसमें। अभी ये बात था आई मैक्स, क्या बोले, ड्रॉ, अच्छा करो ना, मैं मिटा थोड़ी रहा हूँ। वैसे भी ये बोल रहा था कि आई मैक्स यानी किसी बैटरी से मैक्सिमम करंट अगर निकालना है तो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस तो है, वो आप कुछ नहीं कर सकते। आप ऐसा आइडियल एग्जांपल में ऐसा कर सकते हो, आइडियली कि ऐसा वायर लगा दो जिस वायर का रेजिस्टेंस ना हो। तो अगर कहीं पे आई मैक्स पूछ लेगा तो मतलब ये वाले आर को भूल जाना, वो आ जाएगा एप्सिलॉन अपॉन इंटरनल रेजिस्टेंस। समझा क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि बैटरी के अंदर का रेजिस्टेंस तो आप कुछ नहीं कर सकते, वो तो बन क्या है, ये बड़ा वाला आर कौन है, वायर का रेजिस्टेंस है, किसका है वो, हाँ है ना, तो वो आपके हाथ में है, आप उसको हटा सकते हैं आइडियली। बाकी रियल लाइफ में तो क्या होता है, ऐसा कोई तार नहीं जिसका आर नहीं। ये है ना करंट, मैक्सिमम करंट अगर तेरे को निकालना है तो तू ऐसा वायर लगा जिसका रेजिस्टेंस ना हो, यानी कि जिसका ये जो आर है वो क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। तो बस वही उसको 0 कर दिया तो 0 हो गया, वो कंसेप्ट है वो। लेकिन प्रैक्टिकल ऐसा कोई तार नहीं होता। हिंदी के बुक में आएगा ना अभी आने वाले साल में मुहावरा। जिसका आर नहीं मतलब रेसिस्ट है। अच्छा, आर इज रेजिस्टेंस इन अरे नहीं तू रहने दे, तू कुछ काम का है हो गया। वो रुकी गई, लिख के छोड़ के बताओ पहले। अच्छा हो गया, ये आपको याद रखने के लिए ये मैंने ये बनाया है, मतलब क्या बोलूं उसको, हाँ अबे कबीर के दोहे है क्या ये हाँ हाँ आप लिखो। अच्छा शाबाश। वो क्या बहुत साल तक ऐसा सब लोग अगर बोलोगे ना तो ये फेमस हो जाएगा, तो अब 10-20 साल बाद हिंदी की बुक में आएगा कवि इससे क्या कहना चाहता था। क्वेश्चन नंबर आपका जो 4 है ना, पीछे का आंसर, अरे मत करो रे ऐसा। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड,
जिस दिन फिर क्वेश्चन कराऊंगा ना तो उस दिन तो फिर मतलब तुम्हारा टॉर्चर हो जाएगा, सीधा तड़पने लगोगे। मैं यहाँ क्वेश्चन कराता रहूंगा, तुम लोग बेंच के नीचे गिर के रेंगने लगोगे डायरेक्ट। हाँ, तो फिर वही प्रॉब्लम होता है कि फिर वो आखिरी डेट पे वही हो जाएगा, मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, तुम लोग एक एक जन बेहोश हो रहे, कोई गिर जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, अनसॉल्व में सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो? आई मैक्स पूछा है उसने। A battery after long use has an EMF 24 volt and internal resistance 380 ohm. Calculate the maximum current. बरोबर, आई मैक्स पूछ रहा है वो, बस दोनों को डिवाइड करना है। ये वाला आई मैक्स। क्या हुआ? आपकी बात पे ये आप वो हाँ मेरे को लगा वो इमेजिन कर लिया सब लोग जमीन पे गिर के रेंग अब कर रही हूँ। ये तो बस डिवाइड करना था ना, सिंपल। कितना आंसर आया इसका? 24 बाय 380। कितना आ जाएगा इसका? 0.06 आ गया ना? इसका आ गया, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। सब गिवन लिखो, क्या क्या ईएमएफ दिया है, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है, करंट दिया है, ये सब लिखो जरा। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन लिखो ना। क्या है ना, अभी आप न्यूमेरिकल से बच के भाग ही नहीं सकते। शायद मैंने आपको बता दिया ना कितने मार्क्स का आने वाला है। कौन बोला 12 मार्क का? 12 मार्क नहीं, मैंने बोला 35% न्यूमेरिकल आएगा। 35%। वो केमिस्ट्री का था। आता ही है वैसे। हाँ 35 ही बोला। 40% फिजिक्स में बोल रहा हूँ मैं। वैसे नहीं आप मैंने लगता फिर बोला ही नहीं होगा। नहीं बोला था। हाँ तो मैं बता दूं, सीटी में तो 100% न्यूमेरिकल आएगा। आपके बोर्ड्स में 35% न्यूमेरिकल आने वाले, 40 भी जा सकते हैं कभी कभी, इतना। तो जो स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं वो लोग तो सिर्फ 2% के हिसाब से स्किप किए रहते हैं। हम तो किए ही नहीं रहते। सीबीएसई में भी कितना 20% आता होगा? सीबीएसई में, आईसीएसई में कितना आता है? हर क्वेश्चन बहुत आता है, पूरा सेक्शन ही में न्यूमेरिकल, हर सेक्शन में। अच्छा हो गया, क्या है कि जो आज होना था वो आपका पहले ही हो गया। हमें हैबिट है न्यूमेरिकल, मतलब हमें करना ही रहता है क्योंकि हमें ऑप्शन नहीं होता हाँ, है। तो आपका अच्छा है, मतलब आपको आदत हो गई है। हर चैप्टर में सब आता है तो करना है। बाकी जो स्टेट बोर्ड के उनको अभी समझना पड़ेगा कि 35 से 40% आपको न्यूमेरिकल आने वाले हैं। तो अगर आपने उसको स्किप कर दिया 10th की तरह तो खत्म है खेल फिर। हाँ,
मैंने ये बताया, ये ऐसा केस बताया कि आपके पास दो केस, एक तो मैं न्यूमेरिकल करूं, केस 1 न्यूमेरिकल करूं, केस 2 न्यूमेरिकल नहीं करूं। केस 1 में हाँ, केस 2 है सीधा आंसर बोलते हैं ना, फाइनल वैल्यू 0। आप न्यूमेरिकल अगर 40% पेपर आप छोड़ के गए तो क्या लिखोगे? न्यूमेरिकल आपको वो भी करना। 60% में कुछ नहीं हाँ। आएगा। बाकी आ भी जाए तो भी बहुत तकलीफ हो जाएगी ना। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर बात बोर्ड्स की भी होती तो भी मैं इतना नहीं बोलता। आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो 100% न्यूमेरिकल है। सीटी जो भी एग्जाम दो 100% न्यूमेरिकल ही होता है। नहीं 100 तो अगर एग्जैक्ट बोलना चाहते हो 95 बोल लो, मेरे वर्ड में तो 100 ही बोल लो, ठीक है। 100% न्यूमेरिकल, वही न्यूमेरिकल को 4 ऑप्शन लगा देंगे तो वो एमसीक्यू हो जाएगा। तो आप न्यूमेरिकल से भाग नहीं सकते, बोलना ये है, आप उसको पूरा एक्सेप्ट कर लो। हाँ मैं तो हूँ ही, आप उसको पूरा एक्सेप्ट कर लो। नहीं मतलब 10 तक को अपने को आदत लग गई रहती है न्यूमेरिकल से भागने की, वो आदत बदली करना बहुत जरूरी है। स्टेट बोर्ड को ही प्रॉब्लम होता है, बाकी बोर्ड को नहीं होता है। आता भी नहीं था ना, 2 मार्क का आता है, कौन मेहनत करेगा? बोले वो पीछे से वो यहाँ कर रहे हैं। हाँ 2 मार्क के लिए कौन मेहनत करेगा? उस समय वही ठीक था, लेकिन अब बात बदली हो गई है। एक्चुअली स्टेट बोर्ड ने थोड़ा बदली करना चाहिए, वो लोग ऐसा करते हैं बाद में। बच्चे लोग को ऐसा 2 मार्क का न्यूमेरिकल देते हो, बाद में अचानक से बढ़ जाता है तो बच्चे लोग को तकलीफ होता है। कई बार तो बच्चों को कोई बताता भी नहीं है, वो पूरा 11th तक स्किप करते रहते हैं, फिर 12th में उनको बताते हैं। नाइस। 15 बच्चा है तो छोड़ दो। अभी नेक्स्ट कौन सा? तो पता नहीं, रफ से तो टेबल में गंदा लगने लगता है। अच्छा खासा लगा तो नोटबुक गंदा लगता नहीं, गंदा नोटबुक अच्छा होता है, साइंस में उल्टा होता है। जिसका नोटबुक जितना गंदा दिख रहा है मतलब वो उतना अच्छा स्टूडेंट है, और जिसका नोटबुक जितना साफ है मतलब वो भी पूरा साफ है। यानी हम लोग बुरे बच्चे नहीं है, देख सर्किट क्लोज मतलब पूरा कनेक्ट कर दिया है। फर्स्ट पे जितना मस्त हुआ। अभी अपने केस में क्या होता है, सर्किट क्लोज नहीं होने का मतलब होता है कि सिर्फ उसका ईएमएफ, जब आपने बताया ना सिर्फ बैटरी बनाया है, सर्किट लगाया नहीं है, तो ईएमएफ सर्किट लगाओगे तभी तो आएगा ना टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अभी इस क्वेश्चन में देखो, मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं। इस क्वेश्चन में आपको पहले क्या पूछा है? आर पूछा है। अच्छा आर आ गया, पूछा क्या है फाइनल? वी पूछा है, वी यही पूछा है ना, यही होता है ना सर्किट क्लोज होने के बाद। तो आपको पूछा है वी, वी क्या होता है? आई आर होता है। तो आपके पास आर है क्या पुट करने के लिए? नहीं है। हाँ ढूंढ लिया, जिन लोगों ने नहीं ढूंढा उनके लिए बता दूं, आपके क्वेश्चन में आर नहीं है, आपको वी पूछा है, आर नहीं है। आर की जगह कौन है? ईएमएफ है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी और ईएमएफ भी है, तो है ना, ये फॉर्मूले की मदद से आर आ जाएगा। तो पहला इस फॉर्मूले की मदद से कैपिटल आर निकालो, उसमें पुट कर दो, 2 स्टेप में होगा। ये फॉर्मूले की मदद से कैपिटल आर आ जाएगा। एक बार कैपिटल आर आ गया तो फिर उसको हम लोग इसमें पुट कर देंगे। सही है, अच्छा हो गया। जिसका नहीं आया वो लोग करो, उसका आ गया है ना, वो लोग क्या करेंगे मालूम है? मैंने पहले ही बोला था अच्छे से करोगे तो और काम दूंगा। पहले क्लियर किया था मैंने। एक्सरसाइज को 11.8 सॉल्व प्रॉब्लम है, सॉल्व प्रॉब्लम है 11.8। हाँ वो जिसका हो गया उन लोग को बोला 11.8।